हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सेतु में। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके थे और आज ये हमारा 4th सेशन होगा एनसीईआरटी सीरीज़ का। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि मैंने आपको कल प्रॉब्लम्स बताई थी लाइव सेशन के अंदर, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन को कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर कर लूँगी। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, एचसीएस की वैकेंसीज 2020 के लिए, एचसीएस 2020 मतलब जो 2021 में कंडक्ट होगा, वैकेंसीज आ गई है। और उसके हरियाणा सिविल सर्विस और ये बुक जो है उसके अंदर बिल्कुल रामबाण होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं, इसको तरीके से करना, मैप वर्क साथ साथ करते रहना। यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस और एसएससी, मतलब किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे दो, ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में अभी तक देखो हम लोगों ने क्या देख लिया है। हम लोगों ने स्टोन एज को देख लिया है, हम लोगों ने मेटल एज को देख लिया है। जो डिफरेंस थे मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, मेटल एज के अंदर हमने 3 तरीके के एज देखे थे। सबसे पहला जो था ताम्र पाषाण काल, जो था कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज के बाद मैंने आपको बताया था ब्रॉन्ज एज। कल हम लोगों ने सारी ब्रॉन्ज एज की बात की थी, यानी हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पा की सभ्यता, यानी जो इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बारे में बात की थी। इसके बाद कौन सा एज आ जाएगा? आयरन एज आ जाएगा। कल मैंने आपको बिफोर आयरन और आफ्टर आयरन की भी बातें बताई थी, यानी लेटर वैदिक एंड अर्ली वैदिक की बातें बताई थी मैंने आपको। कल की क्लास में हम लोगों ने जो शहर बसे थे सबसे शुरुआती के दौर पे वो देखे थे, जैसे हड़प्पन था, कालीबंगा है, रोपर है, धोलावीरा है। इनकी क्या खासियत है, किस किस तरीके की चीजें यहाँ पे यूज होती थी, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस थे यहाँ पे, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या प्रूफ मिले हैं पुरातात्विक विभाग को, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इनके सील्स के बारे में, कॉटन के कपड़े आ चुके थे, मेहरगढ़ के अंदर क्या खासियत थी, ये प्लो मिला था, मतलब खेत को खुद जुताई करने की कोई चीज मिली थी एक खिलौने के रूप में। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोगों ने कल के सेशन में देख लिया था। लोथल पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और साथ में मैंने आपको ये बता दिया था कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस था। आप सिर्फ इतनी सी चीज याद रखना, अर्ली वैदिक में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद आया है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद आया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं है, थोड़ी मोटी लड़ाइयाँ थी, लेकिन लैंड को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर पर्टिकुलर किंग बन गया है, उसकी आर्मी बनने लगी है, वो टैक्स वसूलने लगा है, महिलाओं का दर्जा अब गिरता जा रहा है। ठीक है, आर्मी बनने लगी है और बाकी बचे हुए 3 वेद अब इस लेटर वैदिक के अंदर आने लगे हैं। एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है क्योंकि आयरन आ चुका है, तो आयरन आने से वहां पे प्लो बन चुका है, प्लो आने से मतलब कुल्हाड़ी वगैरह बनने लगी है, तो लोगों के लिए खेती करना अब आसान हो गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स पर्सन, स्किल्ड मैन वहां पे होने लगे हैं, कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई कुछ और काम कर रहा है। वर्णा सिस्टम आ चुका है लेटर वैदिक पीरियड में। तो इन सब चीजों को आज के सेशन में हम आगे बढ़ाते हैं। ये कॉमन सी बात मैंने आपको आगे के चैप्टर्स के, ताकि आप इंटरलिंक कर सके, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। किताबें क्या कहती हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट किताब है वो ऋग्वेदा मानी जाती है। ऋग्वेदा का कार्यकाल क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और बाकी बचे हुए ये 3 वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। ये बाद वाला वैदिक पीरियड के अंदर ये 3 बुक्स जो आती हैं, जो 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी ये बिफोर आयरन वाला काल है। लोहा आने के बाद इसके अंदर ये किताबें छप रही है, और ये ये आफ्टर आयरन वाली बात है। ये तीनों वेद जो है वो आफ्टर आयरन का जो काल था वहां पे आया। 1000 बीसी में आपका आयरन डिस्कवर हो गया था। आर्यंस के आने के बाद आयरन डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेदा जो है, जो वो बिफोर आयरन वाला टाइम पीरियड है। लोहा आने से पहले ऋग्वेदा छप जाता है। अब देखो आप, ऋग्वेदा क्या है? एक ओल्डेस्ट बुक है। ठीक है, बुक भी नहीं कहूंगी मैं, ये एक वेद है, और इसको वर्बली लिखा गया था। वर्बली था ये, मतलब इसको लिखित में नहीं था। हमारा जो ऋग्वेदा शुरुआती दौर में था वो लिखित में नहीं था। ये क्या था? जो गुरुजन थे वो अपने शिष्य को हाइम्स सिखाते थे, यानी भजन सिखाते थे। ठीक है, अच्छी टीचिंग सिखाते थे, और इन हाइम्स को क्या कहते थे? सुक्ता। लगभग 1028 जो हाइम्स हैं वो इसके अंदर हैं, और इनको क्या नाम दिया जाता है? सुक्ता। सुक्ता का मतलब क्या होता है? वेल सेड, यानी अच्छी बातें। ठीक है, जैसे वो शक्तिमान सुनाता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये वही बातें उनको पोइट्स के रूप में, उनको कविताओं के रूप में, उनको भजनों के रूप में, उनको दोहों के रूप में ढाला गया था। ठीक है, तो इसको ऋग्वेद कह दिया। लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद आया था, अभी लिखा नहीं गया है। लिखे हुए इसको लगभग 200 साल ही हुए। 200 साल पहले इसको लिखा गया है, पहले सिर्फ ओरली था ये ऋग्वेद।
ठीक है, इसके अंदर तीन सब, जैसे जब वो प्रेज कर रहे हैं, जब वो अपने भजनों के अंदर वो कुछ भगवानों की, कुछ देवी देवताओं की प्रेज कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा कर रहे हैं। कौन कौन से भगवान पहले पूजे जाते थे? अग्नि, यानी जो हमारे अग्नि देवता है, गॉड ऑफ फायर, और इंद्रा यानी कि जो हमारे वेरियर गॉड है, या आप कह सकते हो जो वर्षा से रिलेटेड है, जो जल से रिलेटेड है। ये इंद्र और अग्नि की पूजा ज्यादा मानी गई है ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है, आप समझ सकते हो, ये लोग नेचर को ज्यादा पूजते थे, ये प्रकृति का आदर करते थे यहाँ के लोग, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ था, कृषि जो था, पेड़ था, इन प्रकृति से ही सब कुछ मिल रहा था। ठीक है, सोम रस जो आप देखते हो, जो आज के टाइम में जो तुम सोम रस पीते हो, ये वो सोम रस नहीं है। सोमा एक प्लांट था यहाँ पे, ठीक है, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती थी वहां के लोगों के लिए। ये जो हाइम्स थे, ये ऋषिज के द्वारा कंपोज किए गए हैं, जो ऋषि मुनि होते थे, जिनको सेगिस कहते हैं, इनके द्वारा कंपोज किए गए थे। ठीक है, जनरली जो प्रिस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को इनको बहुत बारीकी से समझाते थे, इनकी हर एक चीज को याद करवाते थे। ये जो हाइम्स थे वो जनरली आदमी यानी पुरुषों के द्वारा कंपोज किए जाते थे, लेकिन कुछ सूक्त ऐसे थे, कुछ हाइम्स ऐसे थे जो विमेन ने भी कंपोज किए थे, औरतों ने भी कंपोज किए थे। ये ओल्ड और वैदिक संस्कृत इनके अंदर यूज होती थी। जो ये वैदिक संस्कृत है, ये आज की संस्कृत से अलग है, इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन था। संस्कृत कहाँ से आई है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है संस्कृत। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं कहूँ, यहाँ से आर्यंस आए थे, आर्यंस यहाँ से आए थे। ठीक है, कुछ आर्यंस जो है वो इंडिया की तरफ आ गए थे, और कुछ आर्यंस जो है वो यूरोप की तरफ चले गए थे, यूरोप की तरफ चले गए थे। यानी इंडिया और जो यूरोपियंस हैं, इनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी पाएगी, क्योंकि यही लोग तो भारत में आ रहे हैं और यही लोग यूरोप में जा रहे हैं। यानी कि इंडियंस के बीच में और यूरोपियंस के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाएगी। और इसी इंडो यूरोपियन का मिक्सचर, इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन का ही एक मैं कहूँ ब्रांच है हमारी संस्कृत लैंग्वेज, और इसी वैदिक संस्कृत के अंदर ऋग्वेदा को बोला गया। ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको सुना जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये लिखित में नहीं थी, ये सिर्फ वर्बली थी, बोल के समझाई थी जो पृष्ठ थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को। इसके अंदर कैटल्स का, मवेशियों का जिक्र है, हॉर्सेस का जिक्र है, चैरियट्स का जिक्र है। ठीक है, बहुत सारी प्रेयर्स इसके अंदर कैटल के लिए है, बच्चों के लिए इसके अंदर प्रेयर्स है। मेनली सन्स का जिक्र है, मतलब लड़कियों का जिक्र ऋग्वेदा के अंदर नहीं है। सन्स का यानी बेटों का, पुत्रों का जिक्र है। यहाँ पे घोड़ों का जिक्र है ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि घोड़े आ चुके हैं, आर्यंस अपने साथ घोड़े लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ऋग्वेद के अंदर कि अब थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां लैंड के लिए होने लगी है, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां पानी के लिए होने लगी है, लोग एक दूसरे की जगह को कैप्चर करने लगे हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे। लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे हम कि लोग अब ज्यादा लड़ने लगे हैं, ज्यादा लड़ने लगे तो उनको आर्मी कंडक्ट करनी पड़ी, अपने पास राजा रखना पड़ा। इस समय का जो राजा है, इस समय का जो रूलर होगा, जो ऋग वैदिक टाइम का जो रूलर है, यानी अर्ली वैदिक टाइम का जो किंग है, वो ऐसा राजा नहीं है जिसके पास आर्मी है, जो टैक्स वसूल कर रहा है। इस राजा का काम सिर्फ इतना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, बस। और यहाँ पे जो पुरोहित होते थे, जो पृष्ठ होते थे, उनका काम ये नहीं है वो यज्ञ करा रहे हैं, वो हवन करा रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, बस। इससे फालतू इनका कोई काम नहीं था। लेकिन जब बाकी 3 वेद आते हैं, यानी 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो टाइम आता है, वहां पे ये हालात और बिगड़ते चले गए। किंग अपने आप में शक्तिशाली होता गया और ब्राह्मण अपने आप को ऊपर बताने लगे बाकी सारे लोगों से। ठीक है, तो ये आप देखोगे एकदम से समय बदलता दिखेगा आपको। जो धन होता था, कुछ धन जो है राजा लोग सेक्रीफाइस कर देते थे यज्ञ में, हवनों में। ठीक है, और कुछ जो है मतलब लोगों में बांट भी दिया जाता था, बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया जाता था, बहुत सारा धन। ठीक है, घी, ग्रेन्स और मतलब एनिमल्स के केस में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को, जैसे कुछ घी जो है इंद्रदेव को अर्पित कर दिया, कुछ इसको अग्निदेव को अर्पित कर दिया। इस तरीके से लोग दान धर्म करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा लड़ाइयां उस समय में नहीं होती थी, शांति थी समाज के अंदर। ठीक है, बहुत राजा जो चुनते थे, मतलब जो लीडर होता था, जिसको राजा कह रही हूं मैं, लीडर, वो ऐसा होता था जो बहुत बहादुर हो और एक स्किलफुल वॉरियर हो, योद्धा हो, लड़ाई करनी आती हो, लेकिन लड़ते थे नहीं वहां पे। ठीक है, जो पृष्ठ थे उनको कभी कभी ब्राह्मण के नाम से भी वहां पे जाना जाता था। वो रिचुअल्स को, कर्म कांडों को परफॉर्म करवाते थे। ठीक है, राजा की मदद करते थे उनकी पूजा करवाने में। ये ऋग्वेद का टाइम था जो मैंने आपको बताया। वहां पे 2 वर्ड मेन है, एक तो जन जिसको कह रहे हो, और एक विष। विष से टर्म बना वैश्य।
वैश्य जिसे आज के टाइम का आप बनिया कह रहे हो, जो बनिया, जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनको वैश्य कह रहे हैं। ठीक है, विश्व से वैश्य बना। और जना क्या होता है? जना का मतलब होता है लोग, पीपल। ठीक है, लोग या लोग कह दूं मैं, या पीपल कह दो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने आपको 10 और 10U इसका भी मैंने आपको जिक्र किया था कल। जो आर्यंस लोग आए थे यूरोप से, अफगानिस्तान की साइड से जो आर्यन लोग आए थे, वो आके हमारे भारतीय लोगों पे, यानी जो हड़प्पा के लोग थे, उनके साथ आके लड़ाई करने लगे थे, युद्ध करने लगे थे कि हम तुम्हारी जगह पे अब हम रहेंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ऋग्वेदा को पढ़ के कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अब आर्यंस ने क्या कहा था कि हम जीत गए, हम सुपीरियर है, तुम हार गए, तुम इन्फीरियर हो। तो जो इन्फीरियर थे, जो हार गए थे, उनको क्या कह दिया था? उनको नाम दे दिया था दस्यूज, या आप कह सकते हो दास। और जो जीत गए थे उन्होंने क्या कहा? हम आर्यन है, यानी हमको ब्राह्मण कहा जाए, हम ब्राह्मण है। और ये दास या दस्यु कहे जाने लगे थे। ठीक है, इनको फिर बाद में शूद्रा कहने लगे, लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रा कहने लगे इनको। इन दास और दस्यु के अंदर से ही अलग अलग काम के आधार पे लोगों को बांट दिया। जो व्यापार करते थे, जो ट्रेडर्स बन गए, उनको क्या कह दिया? तुम वैश्य हो। जो लड़ाई में बहुत तेज थे, जो अच्छे योद्धा थे, उनको क्या कह दिया? तुम क्षत्रिय बन गए हो। और जो शूद्र थे, जो लेबरर काम करते थे, लेबर वाला काम करते थे, उनको कह दिया तुम शूद्रास हो। इस तरीके से लेटर वैदिक टाइम में 4 वर्णा सिस्टम बांट दिए गए थे। ठीक है, तो आप ये चीजें 10 और 10U को समझ गए होंगे क्या होता है 10 और 10U। मेगालिथ में आपको पहले ही बता चुकी हूं, मतलब ऐसी कब्रें जहां पे लोगों को दफना के उनके पास बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं, उसको मेगालिथ कहते हैं। ठीक है, और एक पत्थर के अंदर, मतलब जहां पे अगर एक इंसान को दबाया है तो उसके बाकी फैमिली के लोग भी इसी के अंदर दबाए जाते थे। इनाम गांव के बारे में जिक्र है एनसीईआरटी के अंदर। इनाम गांव क्या है? एक जगह है, पहले इसकी लोकेशन देख लो, कहाँ है इनाम गांव? साउथ इंडिया के अंदर है इनाम गांव। ये किस लिए फेमस है? इनाम गांव के अंदर एक कब्र मिली है, जहां पे जनरली क्या होता था, जितनी भी कब्र होती थी ना, उस कब्र में जो हेड होता था वो तो ईस्ट की तरफ होता था, पूर्व की तरफ होता था, और जो पांव होते थे वो उनके पश्चिम की तरफ होते थे। लेकिन इनाम गांव में एक कब्र मिली है जहां पे जो डेड बॉडी थी उसका जो सर था वो नॉर्थ की तरफ था, इसलिए इनाम गांव सुर्खियों में रहता है। साउथ के अंदर एक जगह है, ये आप लोकेशन उसकी देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं जानबूझ के ये वीडियोस छोटी बना रही हूँ ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहे। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहना और कोशिश करना एक ही दिन में ये सारी वीडियोस कवर कर दो।